दोस्तों, एक लड़की जो कि 9 महीने की गर्भवती थी, अपने घर में सोई थी। बाहर उसके पिताजी सोए थे। उस घर में उन बाप बेटी के अलावा और कोई नहीं था। तभी आधी रात को वो लड़की दर्द से चीखने लगती है। उसे प्रसव पीड़ा होता है क्योंकि उसका बच्चा पैदा हो रहा था। वो अपने बाप को आवाज लगाती है। वो कहती है कि पापा, बहुत दर्द हो रहा है, नीचे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे संभालो, मेरी जान निकल रही है। अब दोस्तों, जो लड़की का बाप था वो क्या करता? वो किसी को बुला भी नहीं सकता था और अपनी बेटी को इस हालत में छोड़ के जा भी नहीं सकता था। वो जो है अपने बेटी के सर को सहलाने लगता है, अपने बेटी को हिम्मत देता है, संभालता है। लेकिन बेटी का दर्द से बुरा हाल हो रहा था। वो अपने बाप से कहती है कि पापा, मेरी जान निकल रही है, कुछ करो, आप नीचे देखो, नीचे बहुत दर्द हो रहा है। दोस्तों, उसके बाद वो बाप अपने बेटी के लिए वो करता है कि दुनिया का कोई बाप आज तक अपने बेटी के लिए नहीं किया होगा। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों वो लड़की ऐसी हालत में उस घर में अकेली थी और क्या उसका बच्चा सकुशल पैदा हो पाता है या नहीं। तो एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक ऐसे रिश्ते की कहानी है कि जिसे हर बाप को सुनना चाहिए, हर बेटी को सुनना चाहिए, हर माँ को सुनना चाहिए। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश की। एक लड़की जिसका नाम सीमा होता है। उसकी 18-19 साल की जब उम्र होती है, घर में अपने पिताजी के साथ अकेली रहती थी क्योंकि जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके माँ की मौत हो जाती है और इसलिए बाप बेटी उस घर में अकेले रहते हैं। पिता का नाम रमेश होता है। रमेश जो है मेहनत मजदूरी का काम करता था और अपना और अपने बेटी का पेट पालता था। जो बेटी थी वो भी पढ़ लिख नहीं पाती है, घर में ही रहती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर वो बेटी होती है। जब उसकी उम्र 18-19 साल की होती है तभी दोस्तों एक लड़का जिसका नाम दीपक होता है, जो कि अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था, अपने मौसी के घर आया हुआ था, वो सीमा के घर के आसपास घूमने के लिए जाता है और उसकी नज़र सीमा पर पड़ती है। पहली ही नज़र में उस सीमा का दीवाना हो जाता है और उसके बाद वो सीमा से मुलाकात करने की कोशिश करता है। जल्द ही उसकी मुलाकात भी हो जाती है, उसकी बात भी होती है और दोस्तों वो सीमा की बहुत तारीफ करता है। वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी हो और तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा। दोस्तों, जैसा कि हर कोई करता है और जैसा कि ये सब सुनने के बाद हर लड़कियों के साथ होता है, सीमा को भी अच्छा लगने लगता है और दीपक से उससे प्यार हो जाता है। और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। और जब भी रमेश घर में नहीं होते थे तब भी दीपक जो है उसके घर में आ जाता था और दोनों बैठकर घंटों बातें करते। अब दोस्तों, एक दिन दीपक और सीमा घर में बैठे थे, दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन बातों बातों में जो दीपक था वो बेकाबू हो जाता है। वो सीमा से अंदर की बात बोलता है और कहता है कि कुछ और मन कर रहा है। तो दोस्तों, जो सीमा थी वो दीपक को मना कर देती है, लेकिन दीपक कहता है कि फिर क्या तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन सीमा कहती है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम प्लीज इसके लिए नाराज मत हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने पिताजी के भरोसे को नहीं तोड़ सकती क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि बेटी, ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे मेरी कभी समाज में बदनामी हो। मैं तुम्हारा कोई गरीब लड़का देखकर, अच्छा लड़का देखकर शादी कर दूंगा, तो इसीलिए मैं नहीं कर सकती। अब दोस्तों, जो दीपक था वो मनमानी करने पर उतर आता है, लेकिन सीमा जो है किसी तरीके से खुद को संभालती है और कहती है, नहीं, मैं अपने पिता का भरोसा नहीं तोड़ सकती। अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम मुझसे पहले शादी करो और उसके बाद ये सब होगा। दोस्तों, उसके बाद वो कहता है ठीक है। अब एक हफ्ते अपने मौसी के यहाँ रुका था, उसके बाद वो अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता से कहता है कि मैंने एक लड़की देख रखी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब उसके माता पिता सीमा के बारे में पूछते हैं तो सारा कुछ बता देता है और उसके बाद जो उसके माता पिता थे वो उसके मौसी के यहाँ फ़ोन करते हैं, सीमा के बारे में पूछते हैं कि लड़की कैसी है, क्या है। अब दोस्तों, जैसे वो फ़ोन करते हैं तो ये लोग बता देते हैं कि अरे उसके पास तो कुछ भी नहीं है, दान दहेज देने के लिए तो कुछ है ही नहीं, लड़की अनपढ़ है,
उसकी माँ तो है नहीं और घर में रहती है अकेले, पता नहीं क्या करती है, उसका चाल चलन कैसा है। क्योंकि एक ही हफ्ते में दीपक का उसने ये हाल कर दिया तो जाहिर सी बात है और भी लोग उसके घर के आसपास आते जाते होंगे और भी लड़कों को उसने फंसा रखा होगा। तो इसीलिए शादी ना करो तो बेहतर है। अब दोस्तों उसके जो माँ बाप थे वो दीपक से कहते सुन लिया, अब जो है कभी उस लड़की का नाम मत लेना। लेकिन दोस्तों जिद पर अड़ जाता है और बच्चे की जिद के आगे माँ बाप को हार माननी पड़ती है। वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद दोस्तों शादी की बातचीत चलती है। जो सीमा के पिताजी थे वो बोले कि देखो मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी बेटी ऐसे किसी से प्यार नहीं कर सकती, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर में जाते हैं, सीमा से पूछते हैं तो सीमा डर जाती है। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप चाहो तो मना कर सकते हो, बस थोड़ी सी बात हुई है हमारी उसकी और आप चाहो तो मना कर सकते हो। अब दोस्तों रमेश जब अपने बेटी को देखते हैं तो उसका उदास चेहरा भी देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि शायद मेरी बेटी जो है वो भी उससे प्यार करती है और उसके बाद बाहर आकर वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन कहते मैं बहुत गरीब हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग मेरी बेटी को दान दहेज के लिए परेशान करो। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हम नहीं परेशान करेंगे। और वैसे तो हमारे लड़के के लिए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, लोग लाखों का दहेज देने के लिए तैयार थे, लेकिन जब मेरा लड़का ही यहाँ पर तुम्हारी बेटी से प्यार करने लगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनली जो है दीपक और सीमा की शादी हो जाती है। जब सीमा की विदाई होती है तो उसके पिताजी उसे बहुत समझाते हैं कि बेटा जाना, सबकी सेवा करना और सेवा के दम पर सबका दिल जीत लेना, इनको दहेज ना मिलने का कोई अफसोस ना रहे, तुम इस तरीके से इन लोगों की सेवा करना। वो कहती है ठीक है पापा। वो रोने लगती है, कहती है लेकिन आप अकेले कैसे रहेंगे। वो कहते हैं कि तू सुखी रहेगी तो मैं अकेले भी रह लूँगा। उसके बाद दोस्तों वो अपने ससुराल चली जाती है। अब शादी के बाद कुछ दिन तो बहुत अच्छे से चलता है। सीमा और दीपक एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों जो दीपक की माँ थी यानी कि जो सीमा की सास थी, उसे दहेज ना मिलने का बहुत बड़ा अफसोस था और उन्हीं के हाथों में घर का सारा कंट्रोल होता है। जो वो कहती थी बस वही होता था। उनके मर्जी के बगैर पत्ता भी उस घर में नहीं हिल सकता था। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि अब सीमा के साथ क्या होने वाला था। वो जो है सीमा को ताने मारती है और उसे बात बात में डांटती हैं। अब दोस्तों एक दिन की बात है कि सीमा की सास से कोई मिलने आया था। अब उससे बातों बातों में कहती हैं कि सब नसीब का खेल है, अगर नसीब तेज हो तो भिखारियों के बेटियों को भी अच्छे घरों में रिश्ता मिल जाता है। ये सारी चीजें जो है वो सीमा को जलाने के लिए बोली थी और ऐसी बहुत सारी बातें वो सीमा को बोल देती थी। लेकिन सीमा को अपने पिता की वो बात याद रहती थी कि तुम कुछ मत बोलना, सब कुछ सह के उस घर में रह लेना। अब दोस्तों वो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब हद हो गई तो उसने दीपक से कहा कि देखो ऐसे ऐसे मम्मी बोलती रहती हैं, मुझे मार लें, मुझे गाली दे दें, मुझे कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पिताजी को ना कहें, क्योंकि मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और उनके बारे में सबसे बुरी बुरी बातें वो बोलती हैं, मैं कैसे सुन सकती हूँ। तो दीपक कहता है कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो, और मम्मी की तो आदत ही ऐसी है, उनके आगे तो किसी की भी नहीं चलती। पापा जो कि लाखों रुपए महीने कमाते हैं उनकी नहीं चलती तो फिर मेरी क्या औकात है, मैं तो 10-20 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ और घर में कोई देखती हो उनके खिलाफ बोलता है, चाहे बहन हो भाई हो, कोई नहीं बोलता। अब दोस्तों जो है वो रो गा कर चुप हो जाती है। एक दिन जो है वो अपने पिताजी के यहाँ घूमने आती है। दीपक उसे कार पर लेकर छोड़ने आता है। पिताजी देखते हैं कि मेरी बेटी कार से उतर रही है, बहुत खुश होते हैं। लेकिन जो सीमा थी वो जाकर रमेश के सीने से लिपट जाती है और अपने पिताजी को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके पिताजी कहते हैं क्या बात है बेटा, तू सुखी तो है, तुझे कोई दुख है, कोई तकलीफ है। वो बोलती नहीं पापा, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है। और दोस्तों इन बाप बेटी का जो प्यार था उसे देखते हुए जो दीपक था उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दोस्तों फिलहाल एक रात के लिए वहां पर रुकते हैं और उसके बाद अगले दिन जो है दीपक की माँ उसे फोन पर फोन करके कहती है कि उसको लेकर आ जा, उसको बिल्कुल वहां रुकने नहीं देना है, घर पे इतने काम हैं, काम कौन करेगा। दोस्तों दीपक की ये मजाल नहीं थी कि अपने माँ के बात को काट सके
और उसकी तो इच्छा थी कि वो अपने पिताजी के साथ कुछ दिन रहे, लेकिन वो सीमा को वहाँ छोड़ नहीं पाता और सीमा को लेकर वापस चला जाता है। जब वापस जाता है तो जैसे ही घर पे जाता है तो सीमा की सास बोलती है कि अरे घूम आया, कुछ 10-20 रुपए पाए भी, या तू ही 1500 खर्च करे आया, क्या वहां पर तुझे मिला होगा। दोस्तों ये सब बोलने लगती है। तभी दीपक जो है कहता है बस करो माँ, और तुम इतने अच्छे आदमी को इतना जलील करती हो, तुम्हें पता है कि वो कितने अच्छे लोग हैं। अब दोस्तों जैसे ही वो सुनती है कहती है अच्छा एक दिन तू गया और माँ से बात करने का तमीज भूल गया, तो बेटा कचरे में जाओगे, कचरे लोगों के साथ जाओगे तो यही ऐसे ही बुद्धि भ्रष्ट करके आओगे। अब दोस्तों वो अपने बेटे को बोलने लगती हैं। बेटा भी चुप हो जाता है क्योंकि जानता था कि इनसे बहस करने का कोई फायदा है नहीं। लेकिन दोस्तों जो सीमा है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में पूरा शोर मच जाता है, लेकिन किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। उसके साथ उसकी सास का वैसा ही व्यवहार था, वैसे ही उससे काम लिया जाता और वैसे ही उसे ताने मारा जाता। अब दोस्तों धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और सीमा का 9वां महीना चलने लगा। आखिरी दिन थे। अब सीमा को काम काज करने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन उसका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था। एक दिन वो बैठे बैठे थक हार कर रो रही थी और सोचती है कि काश मैं अपने पिताजी के पास होती तो मेरे पिता मेरा अच्छे से ख्याल रखते। यहाँ तो कोई मेरा दर्द समझने वाला है नहीं, जो पति है उसकी भी इस घर में नहीं चलती है। वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने पिताजी को याद करते हुए, रमेश को याद करते हुए रोने लगती है। तभी जो है उसकी सास कहती है क्या हुआ, थक गई, काम नहीं किया जाता, अपने बाप को बुला ले, एक नौकर की जरूरत है इस घर में। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो सीमा थी उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो कहती है कि क्यों मेरे पिताजी के पीछे पड़ी रहती हो, और इंसानियत के नाम पर आप लोग तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हो और आप उन्हें ऐसे बोलती रहती हो। अब दोस्तों सीमा का ये कहना कि मेरे पिताजी तुम लोगों से अच्छे हैं उसके लिए काल बन जाता है। अब उसकी सास जो है पूरा घर अपने सर पर उठा लेती है, हंगामा खड़ा कर देती है। कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई है कहने की, इसका बाप अच्छा है तो अभी के अभी इसको इस घर से जाना होगा, इस घर से निकाल दो, अपने बाप के पास जाकर रहेगी और जो भी इसके पेट में बच्चा है वो फिर वहीं इसका बाप ही पैदा करवाएगा। अब दोस्तों बहुत उल्टी सीधी बातें दीपक समझाने लगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जो है सीमा थी वो भी माफ़ी मांगने लगी, बोले कि माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन दोस्तों वो जो है ना जाने किस जन्म का बदला लेना चाहती थी। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, अगर ये नहीं जाती है तो तुम लोग मेरा मरा मुंह देखोगे। अब दोस्तों इतना नाटक कर देती है कि सीमा को हाल फिलहाल वो घर छोड़कर जाना पड़ता है। वो दीपक से कहती है कि जा इसको इसके घर पे छोड़ के आ, और खबरदार जो एक भी मिनट वहां पर तू रुकेगा इसको तुरंत छोड़ के तुरंत चले आना है। दोस्तों वो जो है अब दीपक भी कुछ कर नहीं सकता था, वो उसको बिठाता है और जाता है उसके मायके छोड़कर और वहां से चला आता है। वो घर पे बैठी थी, उसके पिताजी थे नहीं, कहीं काम पर गए हुए थे। और दोस्तों कुछ देर बाद जब वो आते हैं तो अपने बेटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। जैसे तैसे जो सीमा है अपने पिता को देखकर खड़ी होती है। वो देखते हैं कि अरे बेटी की तो हालत गंभीर है, और उसके बाद वो दौड़कर उसे अपने गले से लगा लेते हैं। सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। जो भी उसके सास ने उसके पिताजी को ताने मारे थे ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब रमेश समझ नहीं पाते, वो जो है अपने बेटी को संभालते हैं, कहते बेटा बहुत खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है, लेकिन ऐसे वक्त में ज्यादा सफर नहीं करना चाहिए, तू कब आई, कैसे आई, कौन लाया। तो दोस्तों अब वो सारी कहानी बता देती है कि पापा ऐसे ऐसे हुआ है और मैं बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया, उन्होंने मुझे यहाँ पर भिजवा दिया, अब मैं क्या करूँ। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो रमेश थे बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें बेटी का हौसला बढ़ाना था। वो कहते हैं कि बेटा बस इतनी सी बात पर तू दुखी हो गई, कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ तो चिंता मत कर। वैसे भी जब तू पैदा हो रही थी तो घर में और कोई नहीं था, मैं और तेरी माँ थे, तू पैदा हुई मैंने ही सारा कुछ किया, तो अब तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे पाला है, पोसा है, तुझे जानता हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो भी होगा देखा जाएगा।
मैं कर दूंगा, तू हिम्मत रख, तू डर मत, किसी की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो सीमा थी वो अपने पापा के फिर सीने से लगकर रोने लगती है। उसे तसल्ली मिल जाती है। अब दोस्तों रमेश जी तसल्ली के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो भी जानते थे कि ये काम इतना आसान नहीं है, कुछ काम जो है सिर्फ माँ ही कर सकती है बेटी के लिए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, कल जो है मैं जाऊंगा, अपनी बहन को लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा और फिर सारा काम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों शाम को वो अपने बेटी का मनपसंद खाना बनाते हैं और फिर उसके हौसला अफजाई के लिए कि उसे जरा भी एहसास ना हो कि वो अकेली है या फिर उसे और किसी की ज़रूरत है, उसके साथ ही एक ही थाली में खाना खाते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो कमरे में सो जाती है, अपना बाहर सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात को 12-1 बजते हैं, सीमा के पेट के निचले हिस्से में भयंकर दर्द उठने लगता है, क्योंकि उसके बच्चे को पैदा होने का समय हो गया था। वो चीखती है, चिल्लाती है, कहती है पापा पापा, और चौंक कर उठते हैं रमेश जी। जैसे उसकी आवाज़ सुनते हैं दौड़ कर कमरे में जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ बेटा। वो कहती है पापा बहुत दर्द हो रहा है, नीचे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे संभालो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। वो फौरन जाकर उसका सर सहलाने लगते हैं, उसके हाथों को पकड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बस आराम से। उसे तसल्ली देते हैं और उसके पेट को धीरे धीरे दबाने लगते हैं। कहते हैं बेटा थोड़ा जोर लगाओ। लेकिन दोस्तों पहला बच्चा था, बेइंतहा दर्द हो रहा था, वो तड़प रही थी और वो दोस्तों मन ही मन भगवान से कहते हैं कि भगवान कितना कष्ट तूने मेरे बिटिया को दे दिया, एक रात और तू नहीं रुक सकता था। लेकिन दोस्तों जो भी था वो उसे छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे और उनके घर से कुछ दूरी तक आसपास कोई घर भी नहीं था। इसीलिए वो जो है जो भी करना था उन्हें ही करना था। वो सीमा को संभालते हैं, लेकिन सीमा जो थी उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। वो कहती है पापा बहुत दर्द हो रहा है, नीचे बहुत तकलीफ हो रही है। फिर वो जाकर देखते हैं तो बच्चे का सर बाहर आ रहा था। वो कहते हैं बेटा बस अभी थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगी। और दोस्तों फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चा थोड़ा और बाहर आता है। वो उसको पकड़ते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं वो एक बेटा था। वो सीमा से कहते हैं कि देख बेटा तुझे एक बेटा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों खुशी के मारे दोनों रोने लगते हैं। सीमा की जो तकलीफ थी वो थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद उस बच्चे को उसके सीने पर लिटाते हैं और उसके बाद फिर जो आगे का काम था, नाड़ा वगैरह वो खुद ही काटते हैं और उसके बाद फिर बच्चे को साफ करते हैं। उसके बाद सीमा के कपड़े भी बदलवाते हैं। जो काम एक महिला के लिए एक महिला को करना चाहिए, एक माँ को करना चाहिए, दोस्तों वो काम रमेश जी कर रहे थे अपने बेटी के लिए। उनके सामने उनकी बेटी वही नन्ही सी बच्ची ही उनको नजर आ रही थी। वो उसके तकलीफ से बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन रात भर वो जागते रहे। रात भर बस कभी बच्चे को लेकर कभी उसको लेकर वो इधर उधर काम करते रहे, कभी पानी गर्म करते रहे, कुछ भी करते रहे। तो इस तरीके से पूरी रात जागते रहे और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद वो अपनी बहन को फ़ोन करवाते हैं। उनकी बहन जो है भागी भागी वहाँ पर आती है और फिर उसके बाद वो उसे संभाल लेती है। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही शाम हुई, दीपक को जो है सीमा की बड़ी चिंता हो रही थी। अपने माँ के आगे उसका कुछ जोर चल नहीं रहा था। इसीलिए वो कहता है कि माँ मैं जा रहा हूँ सीमा के पास। उसकी माँ जो है भड़क जाती है तो वो भी भड़क जाता है, वो झगड़ा कर लेता है और उसके बाद जिंदगी में पहली बार वो अपनी माँ को जवाब देता है। और उसके बाद वहां से वो चला आता है अपने ससुराल सीमा के पास। अब दोस्तों जैसे ही रमेश जी दीपक को देखते हैं तो उनके दिल में नाराजगी बहुत थी, दुख बहुत था अंदर से। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, बस इतना ही कहते हैं कि बाबू अब यहाँ पर क्या लेने आए हो, मैं गरीब हूँ, मेरी बेटी गरीब है, अब वो मेरे साथ ही रहेगी और इतनी भी वो गई गुजरी नहीं है जिस तरीके से आपके घर पे उसके साथ व्यवहार किया गया। अगर कल रात को मेरी बेटी मर जाती, उसे कुछ हो जाता, तो मैं भी अपने बेटी के बिना जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन आप लोगों का क्या, आप तो दूसरी शादी कर लेते, आपकी माँ को दूसरी बहू मिल जाती, लेकिन मैं क्या करता। दीपक कहता है कि ऐसी बात मत कहो, मुझे माफ़ कर दो,
अगर सीमा को कुछ हो जाता तो मैं भी उसके बिना नहीं रह पाता। और उसके बाद वो रमेश कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, आप अपने माँ के ही पास जाओ, आप वहीं पर सुखी रहोगे, मेरी बेटी को मेरे साथ ही रहने दो। उसने जो भी गलती किया था आपसे प्यार करके, उससे उसके कर्मों की सजा मिल गई है, अब वो मेरे साथ ही रहेगी, मैं अपने बेटी को नहीं जाने दूंगा, नहीं छोड़ सकता। इस पर जो है वो कहता है माफ कर दो, लेकिन रमेश जी मानने को तैयार नहीं थे। फिर वो जाता है सीमा के पास और कहता है कि सीमा, उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि देखो, मैं अपनी माँ से, अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ कर आया हूँ और जो भी मैं 10-20 हज़ार रुपये महीने कमाता हूँ उसी में गुजारा कर लूँगा, मुझे अपने पास से मत जाने दो। अपने पिताजी से कहो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम तो जानती ही हो। सीमा जो है रोने लगती है और कहती है मैं भी जानती हूँ, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। उसके बाद अपने पिताजी से कहती है कि पापा इनको माफ़ कर दीजिए, इनकी गलती नहीं है, जो भी कुछ है मेरे नसीब की गलती है, मुझे इनके घर वाले समझ नहीं पाए। और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं चल ठीक है, अगर तू कह रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे वहाँ जाने नहीं दूंगा। तो दीपक कहता है कि मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा, सीमा को लेकर मैं सीमा के साथ ही रहूँगा जहाँ भी रहूँगा। दोस्तों उसके बाद जो है आज 2 सालों का वक्त हो गया, ये चारों लोग साथ ही में रहते हैं, थोड़ा कम में ही गुजारा कर लेते हैं लेकिन बहुत सुखी हैं। दोस्तों धन्य है ऐसे पिता और धन्य है ऐसी बेटी। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।